हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ BHDLA 138 क्वेश्चन पेपर जून 2022 सेशन का है। तो यहाँ पे जो है बने रहिएगा अंत तक। मैं यहाँ पे आपको जो है बताऊँगी कि किस तरह से आप एग्ज़ाम कर सकते हैं और उसका जो है आंसर भी बताने का ट्राई करूँगी। ठीक है ना, आपको मैं समझा दूँगी कि किस तरह से आप कर सकते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो अंत तक बने रहिएगा और अगर आप फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले मैं बता दूँ, समय 3 घंटे का है और अंक जो है 100 मार्क्स का होगा। बहुत ही ज़्यादा लेंथी ये पेपर होता है, तो बहुत ही ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट आपको करनी होती है। सबसे पहले जो है यहाँ पे इन्होंने जो है नोट जो है दिया है कि निर्देश अनुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि जो जो बताया गया होगा उसी के आधार पे आपको प्रश्न देने हैं। खंड क है, यहाँ पे आपको दिया गया है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि इन मतलब यहाँ पे जितने भी प्रश्न दिए हैं इनमें से आपको 2 करने हैं। तो यहाँ पे आपको दिए हैं 4 क्वेश्चन और 4 में से आपको 2 ही करने हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट यहाँ पे आपको पूछा गया है कि पूस की रात एक यथार्थवादी कहानी है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे आपको पूस की रात के बारे में पूछा गया है, तो आपको ये स्पष्ट करना है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो पूस की रात है वो प्रेमचंद जी ने लिखी है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वहाँ पे 3 करैक्टर हैं, जो कि हल्कू है, मुन्नी है और जबरा है, जो कि एक ज़मींदार है। जो हल्कू जो एक ज़मींदार होता है और उसके मतलब वो बहुत ज़्यादा गरीब होता है। और ठंडी पूस की रात मतलब ठंडी की रात, यानी कि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पड़ती थी उस टाइम पे। और जो ये हल्कू है उसके पास जो है कंबल भी नहीं थी, ठीक है ना। तो वो इतनी ठंड की वजह से जो है बहुत ही ज़्यादा जो है परेशान था, ठीक है ना। तो वो गरीब था कि वो उस गरीब की दशा बताई गई है उस स्टोरी में, और बहुत ही ज़्यादा प्रेमचंद जी ने जो है बहुत ही अच्छे से स्पष्ट कर रखा है। तो ये मैंने जो है पहले ही जो है इसकी वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ इस पर, मैं कि पूस की रात क्या है। और चलिए यहाँ पे आपको मैं ज़्यादा डिटेल में इस क्वेश्चन में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको मैं थोड़ा थोड़ा मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया इसका। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, जीने की कला निबंध की अंतर वस्तु को रेखांकित कीजिए। तो जीने की कला जो है महादेवी वर्मा जी ने जो है दिया है और बहुत ही ज़्यादा ये भी एक इंटरेस्टिंग जो है मतलब इन्होंने दे रखा है निबंध। तो जीने की कला यहाँ पे जो है जो महादेवी वर्मा है उन्होंने नारी के बारे में बताया है कि नारी की दशा बताई है। तो वहाँ पे जो है ये कहती हैं कि जो मतलब जो स्त्री है पहले पुराने टाइम में स्त्री मतलब के साथ बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें होती थी, यानी कि उनके मतलब उनको उतनी आज़ादी नहीं थी। और वो मतलब जैसे आज के टाइम पे स्त्री हर जगह मतलब जा सकती है या काम कर सकती है, पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कहीं जाए मतलब आपको ये तो सुना होगा आपने कि सती प्रथा, ठीक है ना। तो वहाँ पे होता क्या था कि जब पत्नी का हस्बैंड जो है मर जाता था तो उसको भी जो है वो विधवा की लाइफ जो सती प्रथा में तो जला ही देते थे साथ में। लेकिन ऐसा भी था कि अगर विधवा की लाइफ भी अगर जलाया नहीं भी जाता, ख़त्म हो गई थी, लेकिन तब भी जो है दिक्कतें आती थी उनको। मतलब मतलब क्या है, जो स्त्री है विधवा है उसके साथ जो है भेदभाव किया जाता था, ठीक है, उसको शुभ नहीं माना जाता था। उसके साथ बहुत ही ज़्यादा मतलब एक ना गैरों वाला सलूक किया जाता था, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा ये जो महादेवी वर्मा है उन्होंने उनके बारे में बताया है, ठीक है ना। तो बहुत ही ज़्यादा, और भारतीय नारी की बात करें बहुत ही सहनशीलता है, वो सारे कष्ट जो है सह जाती थी, ठीक है ना। वो इतनी ज़्यादा कष्ट होते थे वो भी सब कुछ सह जाती थी और मतलब अपने कर्तव्य को जो है वो कर्तव्य को ही सबसे पहले रखती थी, अपने खुद से पहले कर्तव्य जो है वो निभाती थी, ठीक है ना। तो ये इसके बारे में आपको बताना है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे दे रखा है भाषा और शैली दोनों दृष्टियों से तुलसीदास का काव्य अप्रतिम है, इस कथन की विवेचना कीजिए। अप्रतिम यानी कि बहुत ही ज़्यादा मतलब शुभ, अप्रतिम मतलब सबसे अलग, इतना मतलब उसको मतलब एक ऊंचा स्थान दिया गया है। तो जो भाषा और शैली की बात करें, भाषा जो है उनकी जो है काव्य छंद उन्होंने जो है इस्तेमाल किए हैं, और कह सकते हो आपकी
पद 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 भाषा जो है उसको कहते हैं। पद में लिखा गया है काव्य उन्होंने तुलसीदास जी जो हैं ज़्यादा अवधि का उन्होंने मतलब इस्तेमाल किया है, यानी कि अवधि लैंग्वेज। और आपको पता है तुलसीदास जो हैं उन्होंने रामचरितमानस लिखी है, यानी कि वो राम की भक्ति ज़्यादा करते हैं। तो उन्होंने जो है राम के बारे में मतलब राम की सारी स्थिति बताई है, उनका मतलब कह सकते हो आपकी जो जो उनके साथ हुआ, ये पूरी रामायण का कह सकते हो आप, उनके छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने बताई हैं तुलसीदास जी ने, ठीक है। बहुत ही जो है माने हुए कवि माने जाते हैं। और यहाँ पे आपको ये भाषा की, उनकी भाषा और शैली पे बताना है, ठीक है। भाषा बहुत ही ज़्यादा उनकी जो है काव्य से मतलब उनकी भाषा जो है बहुत ही ज़्यादा छंद, अलंकार, रस, वो सब जो है उन्होंने जो है इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। और उनका जो है एक गीत की तरह चौपाई की तरह होती है, यानी कि गा भी सकते हैं उसको। तो ये सब जो है उन्होंने की है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। रिपोर्टाज की विशेषताएं बताते हुए पाठित रिपोर्टाज का मूल्यांकन कीजिए, यानी कि रिपोर्टाज की जो विशेषता है, रिपोर्टाज की क्या विशेषता है उसको बताना है आपको। और पठित रिपोर्टाज का मूल्यांकन करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है रिपोर्टाज, सबसे पहले आपको बता दूँ कि रिपोर्ट से आपको ये समझ में आ रहा होगी कि रिपोर्ट, ठीक है ना, जहाँ पे एक ट्रेजेडी कोई हुई हो या फिर कोई ऐसा इवेंट हुआ, दुर्घटना कह सकते हो, या कुछ अच्छी चीज़ भी हो सकती है, बुरी भी। अगर आप किसी को मतलब अच्छी भी होती है, गुड न्यूज़ बैड न्यूज़, ये दोनों के बारे में लिखी जाती है। लेकिन रिपोर्ट ताज जो है ऐसा होता था कि रिपोर्ट तो होती ही है, लेकिन ताज मतलब कि खुद से जो लेखक है वो खुद से उसमें कुछ ऐड ऑन करे, मतलब अपने तरीके से बताए। जैसे किसी ने बताया है, उसको एक रिपोर्ट मिल गई, तो वो तो मिल गई, लेकिन वो उस रिपोर्ट को किसी दूसरे को बताए, लेकिन वो एक इंटरेस्टिंग तरीके से बताए, अपने से मतलब अपना कुछ मिला के वो बताएं, ठीक है ना, अपने तरीके से वो मिला है, उसको कहते हैं। उसकी जो विशेषता की बात करते हैं तो वेट, तो यहाँ पे देखिए आप कि यहाँ पे रिपोर्टाज लेखन की विशेषताएं बता दे रखी हैं। सबसे पहले जो है कथात्मक प्रस्तुति होती है, यानी कि कथा होती है, उसमें कथात्मक प्रस्तुति होती है। जो रिपोर्टाज में एक या उससे अधिक घटनाओं का चित्रण होता है, यानी कि जो रिपोर्टाज है वहाँ पे एक या फिर ज़्यादा घटनाओं का जो है मतलब चित्रण होता है। और घटनाओं को कथात्मक रूप में प्रस्तुत करना इस विधा की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है। और जो घटना को कथा की तरह बताना एक इसकी विद्या मतलब ये एक प्रमुख मानी जाती है। और रिपोर्टाज में कोई ना कोई कहानी अवश्य होती है, ठीक है ना। रिपोर्टाज को मर्मस्पर्शी बनाने में कथात्मक का योगदान महत्वपूर्ण होता है, यानी कि कथात्मक इसकी फर्स्ट जो है विशेषता है, ये आपने लिख देनी है। सेकंड विशेषता इसकी है ऐतिहासिकता, यानी कि ऐतिहासिकता होनी चाहिए, यानी कि उसमें कोई जैसे घटनाओं की प्रस्तुति द्वारा अपने युग के इतिहास को प्रस्तुत करने के कारण रिपोर्टाज का ऐतिहासिक महत्व भी कम नहीं है। इसमें किसी घटना के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक आयामों को कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। रिपोर्टाज में वर्णित घटना स्वयं लेखक द्वारा लिखी गई होती है, इसलिए वह उस घटना के सभी पहलुओं से अच्छी तरह अवगत होता है, ठीक है। जो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो लेखक है वो अपने तरीके से जो है बताए, तो उसी को रिपोर्टाज कहते हैं, ठीक है ना। इसकी जो है सेकंड जो है इसकी चित्रात्मकता होनी चाहिए। तो ये है थर्ड वाली हमारी, ठीक है। ऐतिहासिकता, कथात्मकता, ऐतिहासिकता और चित्रात्मकता होनी चाहिए। चित्रात्मकता रिपोर्ट की महत्वपूर्ण विशेषता है। इसी विशेषता के कारण रिपोर्टाज रेखाचित्र के निकट खड़ा हो जाता है। प्रभावपूर्ण चित्रों के रूप में छोटी छोटी घटनाएं आकर ग्रहण करती हैं और पाठक के मन में चित्र अंकित कर देती हैं, ठीक है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण इसकी विशेषता है। फिर है विश्वसनीयता भी होनी चाहिए। घटनाओं का लेखक से साक्षात्कार होने के कारण रिपोर्टाज में विश्वसनीयता अधिक होती है। इससे प्रसंग चित्र भी कहते हैं
किसी घटना, युद्ध, भूचाल अथवा मनोरंजक वृत्तांत का रिपोर्टाज तैयार करते समय लेखक का अपना दृष्टिकोण प्रधान रहता है। ठीक है। फिर है इसकी शैली, शैली भी इसमें होनी चाहिए, एक शैली भी इसकी विशेषता है। ठीक है। तो ये 5 विशेषता जो है यहाँ पे आपकी बुक में ही दे रखी हैं। घटना की तत्कालीन प्रतिक्रिया के रूप में लिखे जाने के कारण रिपोर्टाज की शैली सामान्यतः भावावेश प्रदान होती है। तो इसके अलावा रिपोर्टाज निबंध शैली अथवा पत्र एवं डायरी शैलियों में भी लिखे जाते हैं। ये लेखक पर निर्भर करता है जिस शैली में वह अपने को समर्थ रूप में अभिव्यक्त कर पाता। तो ये इसकी जो है विशेषताएं हैं। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा ये वाला आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन करने हैं। अगर इनमें से कोई आ गया तो आपको जो बहुत ही अच्छा है, और ये 20-20 मार्क्स का होने वाले हैं दोनों। ठीक है। तो यहीं पे आपको 40 मार्क्स का कैरी हो जाते हैं, यानी पास ही मार्क्स आपको जो है यहीं पे मिल जाएंगे। पास अगर आप करना चाहो तो यहीं पे आपको मिल जाएंगे। और आपको जो है पेज जो है 4 पेज का क्वेश्चन करना ही है, ट्राई करना है कि 4 साढ़े 4 का पेज का क्वेश्चन आप करो, 4 पेज आप करें। ठीक है। खंड ख की बात करते हैं। यहाँ पे बोला गया है निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि यहाँ पे आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ऊपर 2 थे, यहाँ पे आपको 4 करने, यानी कि 6 क्वेश्चन हो गए। बहुत ज़्यादा मैंने पहले ही बताया आपको लेंथी पेपर होने वाला है, तो टाइम मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए करना। तो देखिए यहाँ पे आपको जो है 10-10 मार्क्स का कैरी करना है, तो आपको जो है 2.5 पेज का जो है 2.5 पेज का जो है ये करना ही करना है। ठीक है ना। 2.5 पेज का क्वेश्चन करना है, ट्राई करना है। ठीक है ना, कि 2.5 पेज का करो या 2 पेज का करो। ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी होने वाला है, टाइम का बहुत मसला पड़ता है। तो वैष्णव की फिसलन व्यंग्य निबंध का सार तत्व क्या है, स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो वैष्णव की फिसलन है उसका सार तत्व है क्या, सार है क्या, उसका मतलब मीनिंग उसका क्या है, मतलब अगर समरी की जाए तो क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जो वैष्णव की फिसलन है ये एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग निबंध है। और यहाँ पे जो है मतलब होता क्या है कि जो वैष्णव है ये एक ब्राह्मण है और ये नारायण की पूजा करता है। और ये इसने जो है मतलब कह सकते हो आपकी इस मतलब ये एक मंदिर इसने बना रखा है, और ये 2 घंटे जो है भगवान की पूजा करना बिल्कुल भी नहीं भूलता। लेकिन ये एक सूदखोरी करता है, मतलब सूद लेता है। जैसे कह सकते हो आप, जैसे आपको सूदखोरी का मतलब तो समझ में आता होगा ना, कि किसी जो गरीब होगा, जो बेचारा होगा, जो मजबूर है, वो अपनी चीज़ को गिरवी रखे और ये उसका जो है पैसा उसको दे, तो उसी को कहते हैं कि वो मतलब उसके बदले डबल ले लेता है। लेकिन उस टाइम पे मजबूरी होती है तो वो मजबूर होता है बंदा, तो उसी को, इसके पास 2 नंबरी पैसा बहुत ज़्यादा हो चुका है। ठीक है। 2 नंबरी पैसा यानी कि ऊपर वाला पैसा बहुत ज़्यादा हो चुका है, और ये सोचता है कि इतना पैसा आ गया कुछ किया जाए, तो ये भगवान की पूजा करता है, उनके आगे बैठ जाता है। तो इनको अंतरात्मा से मतलब आवाज़ आती है कि भाई तू एक होटल खोल ले। ठीक है। ये होटल खोलता है, वहाँ पे सबसे पहले ये नॉनवेज का प्रस्ताव रखता है, मतलब नॉनवेज बनाता है। लेकिन कुछ कस्टमर को दिक्कत होती तो वो कहते कि यहाँ पे शाकाहारी मतलब यहाँ पे जो है मांसाहारी भी होना चाहिए। फिर उसके बाद ड्रिंक पे बात चली आती है कि भाई मांसाहारी तो है, पचाने की भी तो चीज़ होनी चाहिए, कोई कस्टमर कह देता है, तो वो भी फिर इसको मांस भी आ जाता है। फिर इसमें कैबरा बना देता है। डांस की कोई बोलता है कि लेडीज़ का डांस भी तो होना चाहिए, अगर कौन रुकेगा, कौन, मनोरंजन तो होना चाहिए। फिर उसके बाद ये वो भी कर लेता है। फिर उसके बाद जो है 4 के नंबर पे जो स्त्री दे मतलब वो होता है कि बेचने वाली, जैसे आपको गलत ही लगेगा लेकिन ये चीज़ ये भी वहाँ पे होने लग जाता है, तो सारे बुरे काम वो कर लेता है। इसी को जो है ये वैष्णव की फिसलन कहा गया है, कि मतलब वो फिर भी वो कहता है कि मैं कुछ गलत काम नहीं करूँगा, जबकि सारे काम कर लिए उसने गलत, लेकिन फिर भी कहता है कि वो गलत काम नहीं करेगा। तो ये चीज़ है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे अब नीचे चले आते हैं। यहाँ पे आपको आंसर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया हुआ है। जहाँ पे ज़रूरत लगेगी वहाँ पे मैं आपको दिखा दूँगी। चलिए नीचे यहाँ पे दे रखा है, संरचना शिल्प की दृष्टि से बहुत बड़ा सवाल, एकांकी का मूल्यांकन कीजिए। यानी कि बहुत बड़ा सवाल, एक बहुत ही प्यारा मतलब एकांकी है, यानी कि नाटक की तरह है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मतलब कह सकते हो आप एक नाटक है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग भी क्या, मतलब पहले क्या होता था कि जैसे बोलते हैं ना कोई
किसी काम को करने के लिए लटर मस्ती, मतलब अपनी अपनी राय, कोई एकता है ही नहीं। किसी और को विरोध है, किसी और को विरोध है, यानी कि एकता बिल्कुल भी नहीं थी। तो ये वहाँ पे क्या होता है कि दो बंदे जो है राम भरोसे और श्याम भरोसे, वो चपरासी होते हैं, ठीक है ना। तो वो जो है मतलब एक तो मीटिंग रखी गई थी कि सोशल वेलफेयर की, मतलब एक मीटिंग रखी गई थी कि मतलब समाज सुधारक कह सकते हो आप, कि मतलब कुछ मांगे थी, गवर्नमेंट से मांगे कर रहे थे कि जो मतलब कुछ बदलाव लाए जाएं, तो उसी के लिए मांग करनी थी गवर्नमेंट से। तो वो उस पे एक जो है प्रस्ताव पत्र मतलब जो शर्मा जी हैं वो लिखते हैं। तो उसी पे जो है मतलब डिस्कशन करने के लिए मीटिंग रखी होती है, लेकिन सबके टाइम था 6 बजे का, सबके सब लेट, मतलब कोई भी टाइम पे पहुंचता नहीं। और अंत में क्या होता है, वो बर्खास्ती हो जाती है, क्योंकि अपने ही मुद्दे उठ जाते हैं, कोई मतलब सीरियस नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये सब चीज़ें उसमें मतलब होती हैं कि मतलब ना कोई सीरियस है ना कोई। वहाँ पे एक लेडी है, सिर्फ वही जो है ज़्यादा मतलब गुरप्रीत उसका नाम है। तो वो एक मतलब थोड़ी सी दिखती है चिंतित कि भाई मीटिंग कब शुरू होगी, कब मुद्दे पे बात होगी। तो वो है, और शर्मा जी है, कपूर भी थोड़ा सा मजाकिया टाइप का बंदा है। तो मतलब कोई भी सीरियस नहीं है, अपने ही उनको मतलब ना समझ कह सकते हो आप, जैसे ना किसी को पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ अपनी मस्ती में घूम रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं, और कोई भी मतलब फिर भी वहाँ पे मसला हल होता ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें उसमें होती हैं। और फिर उसके बाद है जूठन का महत्व रेखांकित कीजिए, यानी कि जूठन का महत्व क्या है। तो यहाँ पे जो है वो ये जो है ओम प्रकाश जी ने जो लिखी है, यहाँ पे जूठन का मतलब ये है कि जो जूठा खाना बच जाता है, तो वो पहले क्या होता था कि जो मतलब निम्न जाति के लोग थे, यानी कि दलित समुदाय से, ये जो हमारे लेखक हैं ये दलित समुदाय से आते हैं। तो इन्होंने अपने बचपन की बात बताई है कि मेरी जो मतलब पहले क्या होता था, जो दलित थे उनको जो है बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी लाइफ में, उनको मतलब बहुत ज़्यादा परेशानियां होती थी। जो ऊपर जाति के, यानी कि मतलब अपर जाति के लोग थे, वो बहुत ज़्यादा दबाते थे, इनको कोई भी फैसिलिटी नहीं होती थी। तो इनको जो बोलते ना शादियों में खाना बचता था ना जो, तो वो उसको कहते हैं जूठनी, घर ले जाते थे और ये चाव से खाते थे, ठीक है ना। ये भी मतलब पर इनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई लाइफ में। इन्होंने स्टडी भी कैसे की, क्योंकि इनको जो फादर साहब हैं उन्होंने स्कूल में डाला था, लेकिन इनको जो है जो टीचर है वो सफाई में लगा देता था और काम मतलब पढ़ाता नहीं था। दूसरे बच्चों के साथ मिलने की इजाज़त नहीं थी, उनके साथ बैठने की इजाज़त नहीं थी, मतलब इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन, परेशानी हो जाएगा बंदा। तो ये सब चीज़ें होती थी, ठीक है ना। जो शूद्रास, जो नीची जाति के लोग थे, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें उठानी पड़ती थी। तो ये सब चीज़ें इसमें बताई गई है। महत्व ये है कि मतलब यही है कि मतलब पहले क्या होता था, अब तो चेंजेस आ गया है, लेकिन ये है कि उनको मतलब इतनी ज़्यादा दिक्कतें उन्होंने फेस की हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। फिर है उसके बाद जो है पाठित कविताओं के आधार पर निराला के काव्य की विशेषताएं बताएं। जो पठित पाठित कविताओं के आधार पर जो उनकी पाठित कविता, जो निराला के काव्य की विशेषताएं बताएं। तो ये हम देखते हैं, चलिए इसको हम देखेंगे आंसर क्या दिया है। यहाँ पे इसका आंसर दे रखा है आपकी बुक में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के। जो पहली बात तो ये है कि ये शायाबाद के कवि हैं और इनका जीवन परिचय। तो यहाँ पे इनका काव्य वाचन, यहाँ पे जो है इनका दे रखा है थोड़ा बहुत कि ये शायाबाद के कवि, इनका जीवन परिचय दे रखा है। तो आधुनिक हिंदी काव्य धारा के उत्कर्ष हमें शायावादी काव्य में नज़र आता है। हिंदी में शायावादी काव्य का दौर 1917-18 से 1935-36 तक माना जाता है, और शायावादी काव्य की राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन से प्रेरित थी। तो यहाँ से इसका जो है काव्य वाचन है, ठीक है, कि इनका जो है विशेषता एक काव्य वाचन है। तो निराला की कविताओं में शायावादी की प्राय सभी विशेषताएं उन्नत रूप में व्यक्त हुई हैं, साथ ही उनमें आरंभ से ही प्रगतिशील कविता के तत्व भी मौजूद रहे। प्रगतिशील कविता में मेहनतकश जानता है प्रति गहरी सहानुभूति होती है, और समाज में व्याप्त आर्थिक और सामाजिक विषमता पर भी गहरी चोट होती है। निराला की तोड़ती पत्थर कविता इसी दृष्टि का प्रतिपादन करती है। तो काव्यवाचन है, भाव पक्ष है इनके
निराला का जीवन अत्यंत संघर्षमय रहा है और इसका प्रभाव उनकी काव्य यात्रा पर भी पड़ा। निराला का काव्य उनके संघर्षमय जीवन का प्रतिबिंब कहा जा सकता है। तो उनकी जीवन दृष्टि और काव्य दृष्टि का निर्माण इसी संघर्ष के दौरान हुआ। उन्होंने जीवन और काव्य दोनों में सामाजिक आर्थिक शोषण और रूढ़िगत मान्यताओं का दृढ़तापूर्वक विरोध किया। यानी कि इन्होंने जो है मतलब जो भी पुरानी रूढ़ियाँ थी उनको जो है उनका विरोध किया है। एक क्रांति का कारी कवि जो है बन के निखरे हैं ये। तो संरचना शिल्प भी है, ये भी इनका भाव है। संरचना शिल्प, फिर उसके बाद जो है प्रतिपाद है और ये इनकी विशेषता है। ठीक है, तो ये आपको मतलब यहाँ पे आंसर्स को मिल गए, यही आपको लिखने हैं पॉइंट्स में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अब है यहाँ पे मोहन राकेश की डायरी का विश्लेषण करना है। यानी कि जो मोहन राकेश हैं उनकी डायरी के बारे में आपको बताना है कि जो मोहन राकेश ने डायरी के बारे में क्या बताया है। ठीक है, तो चलिए हम इसका आंसर भी देख ही लेते हैं बुक में से ही। तो यहाँ पे आपको 4 ही आंसर देने हैं। तो यहाँ पे जो मोहन राकेश की डायरी का सार हम देख लेंगे, विश्लेषण करना है। तो यहाँ पे आज सबसे पहले तो इन्होंने यहाँ पे दे रखा है इनका, तो लेकिन हमें पूरा जो है मतलब निकालना है। यहाँ पे पूरी दे रखी है इन्होंने डायरी के बारे में कि मोहन राकेश की डायरी का पाठन जो है हवा में बसंती स्पर्श है। तो ये तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, लेकिन हम सार पे सीधा चले जाएंगे क्योंकि वहाँ से हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो है ये डायरी मोहन राकेश ने जालंधर में रहते हुए 26 जनवरी 1958 और 27 जनवरी 1958 के दिन लिखी थी। यानी कि कब लिखी थी, सबसे पहले टाइमिंग जो है दी गई है और जालंधर से लिखी थी। और अपनी प्रसन्नचित मन स्थिति का जिक्र करते हुए लेखक हवा के रूमानी प्रभाव का उल्लेख करता है। यानी कि हवा का जो रूमानी प्रभाव था उसका उल्लेख किया गया है। किसी ने बात करने की मन में कामना जागती है, मतलब किसी से बात करना चाहते थे, उनके मन में कामना जागती है। वह आश्वस्त सलहिल और घरेलू संबंध की कामना करता है। वह चाहता है कि किसी के हाथ चाय की प्याली ला कर दें। इसी सुखद कल्पना के बाद उसे पुनः निराशा घेर लेती है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसे लगता है कि ये सब संभव नहीं है। जिससे उम्मीद की थी उसने मना कर दिया जो कर सकता था। तो उसका अपना पारिवारिक दायित्व है। ठीक है, तो एक मतलब इनका जो फ्रेंड था कि क्या था, उनसे इन्होंने उनसे ये चाह रहे थे कि उधर मिलेगा उनको, वहाँ पे जाएंगे, उनसे मिलेंगे, लेकिन उसने मना कर दिया था। लेखक अपने जीवन के इस खालीपन से परेशान है। वह चाहता है कि साहित्य की दुनिया में वह अपने आप को डूबा दे और भावनात्मक रिश्तों को मन से निकाल दे। क्या ये संभव है? तो इस सब के लिए वह कहीं अपने मुलपन को ही दोषी मानता है। तो शिमला में किसी हितैषी महिला मनोरमा साहनी ने कहा भी था कि जब मन नहीं है तो वाह क्यों करते हो, मना कर दो। लेखक भी सोचता है कि वीणा को पत्र लिख ही दे। तो रात के वातावरण का जिक्र करते हुए लेखक चाहने लगता है कि वह लिखते लिखते थक जाए और ये सो जाए, परंतु थकते ही नहीं हैं। थक भी गए तब भी नींद नहीं आती, नींद आ भी जाए तो थकान नहीं मिटती। सुबह ऐसा लगता है मानो 10 घंटे दफ्तर में काम करके आए हों। तो फिर अगले दिन 27 जनवरी 1958 की डायरी में लेखक ने वीणा को लिखा पत्र उद्धृत किया है। वीणा के पत्र का जवाब देते हुए राकेश लिखते हैं कि सारे शहर में कोई भी भरकर बात करने के लिए व्यक्ति ही नहीं मिला, सिर्फ उसका चेहरा मिलता है। मानवीय संप्रेषण की ये कवि लेखक को खलती है। फिर वीणा का पत्र पढ़ता है, कितनी बार बता चुका हूँ कि माँ बस पर सफ़र नहीं कर सकती। मतलब ये कि माँ ना आए तो लेखक भी नहीं आ सकता। लेखक सोचता है कि वहाँ जाने से भी मन स्थिर हो जाएगा। तो क्या ये तय है? लेखक सूचित कर रहा है कि ज्ञान
इन दिनों वह लिखने पढ़ने के कार्यों में लगा हुआ है, फिर वह बीना से आग्रह करता है कि वह रोज़ सोने से पहले मुझे एक पत्र लिख दिया करे। तो जैसे किसी को चाय की प्याली बनाकर देते हैं। तो काम असंभव तो नहीं है, परंतु कठिन है। मोहन राकेश यहाँ फिर डायरी लिखने की प्रेरणा का उल्लेख करते हैं। बहुत कुछ ऐसा भी संप्रेषण हुआ है जिसे बात के रूप में लिखें तो कुछ भी नहीं होता, पर होता वह बहुत कुछ है। लेखक सोने से पहले उमड़ने वाले कुछ को संप्रेषित करने के व्याकुल होता है। तो लेखक अपने आप को अभिव्यक्त करते हुए आगे कहता है कि उसमें धैर्य नहीं है, वह प्रतीक्षा नहीं कर सकता। जो होना है वो हो जाए, मौसम बदलना है तो तुरंत बदल जाए, परंतु ऐसा नहीं हो सकता। इसमें भी निराशा तो होती ही है। तो अपने अकेलेपन से मुक्ति पाने के लिए लेखक कामना करता है कि उसके आसपास व्यक्ति ना सही एक भावना रहे, उसके रहने का विश्वास रहे और उसे लगता रहे कि अभी वह मेरी ओर देखकर मुस्कुरा देगी। स्नेह संबंधों की ये आकांक्षा लेखक को कल्पना में ले जाती है और वह स्वयं ही अपनी इस चलना पर मुस्कुरा देता है। तो इससे तो अच्छा है कि किसी अपरिचित देश का संगीत सुने या उपन्यास पढ़ें या फिर घूमें फिरें या रोज़ नींद की एक गोली खा लें। तो लेखक को लगता है कि चिंतन, सोचना, विचारना एक बीमारी है जो अकेले वापस आकर काम करे, मतलब अकेले में बढ़ती है। तो इससे मुक्ति पाने के लिए वह 4-6 रोज़ के लिए दिल्ली जाएगा, फिर वापस आकर काम करेगा। तो इसकी सूचना वह पात्र में देता है। तो डायरी की विशेषताएं के बारे में भी पूछा जा सकता है। डायरी की प्रमुख विशेषता अगर बात करें तो यहाँ पे जो है इन्होंने पूरा डिटेल में यहाँ पे बता रखा है। एक भाषा शैली है और बस इतना ही इन्होंने इसके बारे में दिया है। तो आई होप आपको ये वाला आंसर मिल गया हो। तो चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे महादेवी वर्मा के पठित संस्मरण की विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पे क्या बताना है, महादेवी वर्मा के पाठित संस्मरण की विशेषताएं बतानी है। फिर जो है यहाँ पे आपको सिर्फ कितने ही 4 क्वेश्चन यहाँ पे ऊपर वाले में करने हैं और सबसे ऊपर 2 करने थे, तो हो गए 6 क्वेश्चन। और यहाँ से आपको फिर से निम्नलिखित में से किन्हीं 4 पर टिप्पणियाँ करनी है, लेकिन आप जो है पेज जो है एक पेज का ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि 5 नंबर का 1-1.5 पेज आप करेंगे। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप कर सकते हैं 1.5 पेज 2 पेज, लेकिन ट्राई करना है कि सबको अटेंड कर पाओ। तो निम्नलिखित में से किन्हीं 4 पर टिप्पणियाँ लिखिए। प्रेमचंद के बारे में बोलना है, जीने की कला की भाषा कैसी है, आत्मकथा क्या होती है, राहुल सांकृत्यायन का रेखा चित्र और संस्मरण, मुक्ति बोध के पत्र। तो यहाँ से आपको 4 करनी है, तो तभी आपको 20 नंबर यहाँ पे मिलेंगे। 4 अगर आप करेंगे यानी कि हो गए 4 पेज, ठीक है, तभी 20 नंबर मिलेंगे, यानी कि एक पेज का आपको लिख के चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको आई होप आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कुछ खुद भी देख लेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको मतलब इतना ही बताऊँगी, ठीक है ना। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, ठीक है ना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।